द बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर बिल्ड बाय, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है थंजावुर तमिलनाडु में, वो किसने बिल्ड किया था? देन समुद्रगुप्ता आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, बट फर्स्ट जाएंगे राजेंद्र चोला, राजा राजा सेकंड एंड राजा राजा फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है राजा राजा फर्स्ट, नॉट सेकंड, नाइदर राजेंद्र चोला। राजा राजा फर्स्ट बिल्ड द बृहदेश्वरा टेम्पल। इसी के साथ साथ बृहदेश्वरा टेम्पल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। द बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय राजा राजा फर्स्ट वाज नोन एज राजा राजेश्वरम। राजा राजेश्वरम कौन इस टेम्पल को बुलाता था? देन राजा राजा फर्स्ट बुलाते थे। देन दिस टेम्पल इज लोकली नोन एज थंजई पेरिया कोविल या तो फिर पेरुविद्यार कोविल, जिसके नाम पे एक मूवी भी है। देन द टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिणा मेरू या तो फिर मेरू ऑफ द साउथ। किस टेम्पल को कहा जाता है मेरू ऑफ द साउथ? देन बृहदेश्वरा टेम्पल। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अंदर बृहदेश्वरा टेम्पल भी आता है। एंड इसी के साथ साथ गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड एरावतेश्वरा टेम्पल, ये तीनों टेम्पल्स ग्रेट चोला लिविंग टेम्पल्स के अंदर आता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछे जाते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल में कौन से पेंटिंग्स पाए गए थे? देन शिव एस योगा दक्षिणामूर्ति, ये पेंटिंग्स पाए गए थे 1931 में डिस्कवर किया। किस टेम्पल में? देन बृहदेश्वरा टेम्पल में, दैट इज थंजावुर तमिलनाडु में जो लोकेटेड है। एंड एक बहुत ही मिस्टीरियस बात है इस टेम्पल का, दैट इज़ बृहदेश्वरा टेम्पल का। बृहदेश्वरा टेम्पल देखिए बहुत ही ऊंचा है, दैट इज़ इनका हाइट बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट होने के बावजूद इसका परछाई जो है वो मिट्टी में नहीं गिरता है। दैट इज़ it is apparent lack of shadow, it's apparent lack of shadow, it doesn't cast shadow on the ground। बहुत ज़्यादा हाइट होने के बाद भी ये शेडो ग्राउंड में कास्ट नहीं करता है, जिस वजह से ये बहुत मिस्ट्रियस है, आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि क्यों ऐसा है। देखिए इंडियन कल्चर एंड रिलीजन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस एंड इंटरेस्टिंग है। हम बहुत सारे बातों पे बिलीव नहीं कर सकते, बट जब उनके प्रूव्स होते हैं हमारे सामने तो वो हमारे माइंड के बाहर होते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बृहदेश्वरा टेम्पल, राजा राजा फर्स्ट। Which disease result from a deficiency of vitamin B? विटामिन बी के डिफिशियंसी से फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो डिसीज होता है वो है बेरी। तो करेक्ट आंसर इज बेरी इज द डिसीज। बेरी किस विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में से कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? देन विटामिन B1, ये भी आप लोग याद रखिए, विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से बेरी होता है। इसी के साथ साथ हम विटामिन के नेम्स देख लेते हैं। B1 इस विटामिन का जो नेम है दैट इज थियामाइन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलेट या तो फिर फोलिक एसिड, B12 कोबालामिन। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है, इसके नेम्स याद रखिए। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस रिलेटेड विद विटामिन डेफिशिएंसी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? देन नाइट ब्लाइंडनेस। B1 बेरी, B2 के डेफिशिएंसी से एबिडोफ्लेवोनोविस, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन B6 के डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, B7 से डर्मेटिटिस, देन B9 एंड B12 से मेगा ऑब्लास्टिक एनीमिया होता है। BC विटामिन सी, नॉट B6 का ऑलरेडी बोल दिया। विटामिन सी से जो स्कर्वी होता है ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ये सब पूछा जाता है। एंड विटामिन के से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोसोफेरॉल। इसी के साथ साथ विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोसोफेरॉल, विटामिन के पाइथोनाइडिन, देन विटामिन B12 साइक्लोबैलामिन। इसी के और बाकी सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। केमिकल नेम्स, डिफिशिएंसी डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप सब याद रखिए। आनंद मत इज अ फेमस डैश नॉवल रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मत किसने लिखा था एंड ये फेमस नॉवल जो है किस लैंग्वेज में है? देन इट इज़ रिटन इन बंगाली। तो करेक्ट आंसर इज बंगाली, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी के साथ साथ जो आनंद मत है ये कौन से रेबेलियन के ऊपर बेस्ड है? देन सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड है ये आनंद मत नॉवल, पूछा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसी के साथ साथ इन्होंने इस बुक में वंदे मातरम, दैट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी लिखा था। वंदे मातरम फर्स्ट टाइम के लिए किसने सिंग किया था? इट वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। किस डेट पे? देन 1896 पे। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? ऑन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। सन्यासी रिवॉल्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, कब हुआ था? देन 18th सेंचुरी में हुआ था, लेड बाय पंडित भवानी चरण
Pathak and Manju Shah Fakir. Which of the following is not a constitutional body? Following options में से कौन सा constitutional body नहीं है? Then we all know नीति आयोग is not a constitutional body because Election Commission, Finance Commission and UPSC that is Union Public Service Commission ये सभी constitution के different articles के अंदर form होते हैं and आते हैं, but नीति आयोग is not a constitutional body. तो correct answer इस question का हो गया नीति आयोग. and नीति आयोग के chairman कौन होते हैं? Then the Prime Minister of India is the chairman of नीति आयोग. Currently कौन है? Then Prime Minister नरेंद्र मोदी is the chairman of नीति आयोग. नीति आयोग कब form हुआ था and बाकी सभी पॉइंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं रिलेटेड टू ऑप्शंस. सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किस आर्टिकल के अंदर आता है? देन आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए. किस दिन को फाउंड हुआ था? 25 जनवरी 1950. इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं. 1950 को ये फॉर्म हुआ था. 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? देन श्री राजीव कुमार. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें. देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ यूपीएससी का आर्टिकल कौन सा है? बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आर्टिकल के अंदर आता है आर्टिकल 315 to 323 में यूपीएससी आता है, उसके बाद 324 में ईसीआई दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के चैप्टर 2 में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन इसके चेयरपर्सन कौन है? करेंटली प्रीति सुदान दैट इज सेकंड वुमेन है ये जो जिन्होंने चेयरपर्सन लिया है यूपीएससी का. शी इज़ द सेकंड वुमेन. तो इंपॉर्टेंट है, प्रीति सुदान इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी. अगर यहाँ पे कोई मेल होते देन चेयरमैन हो जाते, सिंस शी इज अ फीमेल सो चेयरपर्सन. देन फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट कम्स अंडर आर्टिकल 280. फाइनेंस कमीशन कितने ईयर के लिए फॉर्म होता है? देन 5 years के लिए फाइनेंस कमीशन फॉर्म होता है. इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है जो फॉर्म हुआ है जिसका कमेंसमेंट दैट इज़ ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे? 31st of October 2025 को सबमिट करेंगे एंड April 1, 2026 से इस 16 फाइनेंस कमीशन का कमेंस होगा प्लान. 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? देन अरविंद पनाग्रिया इज द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स में भी बहुत न्यूज़ में है, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए. इसके बाद आ जाते हैं नीति आयोग पे. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? देन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. इट इज़ द एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट. किस दिन फॉर्म हुआ था? 1 जनवरी 2015 को. अभी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन कौन है? देन सुमन के बेडी, एंड CEO देन BVR सुब्रमण्यम. ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. According to National Multidimensional Poverty Index of Niti Aayog 2023, which of the following states has less than 1% multidimensional poverty of its total population? 2023 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है पॉवर्टी इंडेक्स का, ये लेटेस्ट है. इसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेस देन 1% है? सबसे लीस्ट स्टेट कौन सा है? देन इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है गोवा. सबसे लीस्ट स्टेट है गोवा एंड उसके सेकंड में आते हैं केरला. इसके पहले का जो रिपोर्ट था नीति आयोग का उसमें सबसे लीस्ट स्टेट था केरला, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोवा में 1% से भी लेस है. इंडिया में 2 ही ऐसे स्टेट है जिसमें 1% से भी लेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो दोनों स्टेट्स है गोवा एंड केरला. एंड इनके कितने हैं इंडेक्सेस? देन ये है 0.37 एंड ये है 0.48. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए. इसी के साथ साथ नीति आयोग ने एक्सपेक्ट किया है कि हमारा पॉवर्टी लेवल 2024-25 तक सिंगल डिजिट का हो जाएगा एंड इट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड फ्रॉम 29.17% टू 11.28% इन 2022-23. करंट पॉवर्टी रेट कितना है? देन 11.28%. इंपॉर्टेंट है. फास्टेस्ट रिडक्शन किस स्टेट ने शो किया है या तो फिर अचीव किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का? देन उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. फास्टेस्ट स्टेट टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूपी. ऐसे क्वेश्चंस बने हैं लास्ट ईयर भी, इस ईयर भी एंड नेक्स्ट ईयर भी बनने के चांसेस है बिकॉज नीति आयोग की रिपोर्ट ये रीसेंट है. इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है. देन बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हैज़ इमर्ज्ड एज पोरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया. सबसे पोर स्टेट कौन सा है इंडिया का? देन बिहार इज द पोरेस्ट स्टेट, फॉलोड बाय झारखंड एंड यूपी. देन बिहार हैज़ अ पॉवर्टी रेट ऑफ अमॉन्ग इट्स पॉपुलेशन 51.91%. देखिए इतना लो है, 51.91%, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. तो बिहार इज द
लीस्ट एंड मोस्ट पोरेस्ट स्टेट। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर होली इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। होली किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? देन होली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। फाल्गुन के पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। कभी इस तरीके से भी देगा, चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, देन चैत्र अमावस्या, देन माघ का अमावस्या, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो फाल्गुन का अमावस्या, तो आप लोग को याद रखना है पूर्णिमा के, फाल्गुन मंथ के पूर्णिमा में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाल्गुना पूर्णिमा। इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नाइट बिफोर होली को क्या कहा जाता है? देन होलिका दहन और छोटी होली। होलिका दहन का भी क्वेश्चंस बनता है, आप लोग याद रखिए। ये क्या सिंबलाइज करता है या शो करता है? देन बर्निंग ऑफ एविल। होली के पिछले दिन जब होलिका दहन होता है, दैट इज लोहड़ी के दिन इस तरीके से जब जलाया जाता है लोहड़ी के टाइप का, उसमें बर्निंग ऑफ एविल माना जाता है अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू रिचुअल्स। इस नेक्स्ट डे जिस दिन होली होता है, जिस दिन ह्यूमन बींग स्पेसिफिकली प्ले करते हैं, उनको धुलंदी या तो फिर रंग वाली होली कहा जाता है, जिस दिन पीपल प्ले विथ कलर्स एंड वाटर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, होलिका दहन एंड धुलंदी या तो फिर रंग वाली होली। हु वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों? ये किसने म्यूज़िक डायरेक्ट किया था? देन द म्यूज़िक डायरेक्टर वॉज सी रामचंद्र। किसने ये सॉन्ग जो है किसने गाया था? देन इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर। लता मंगेशकर दैट इज़ स्वर कोकिला ऑफ इंडिया। इनका डेथ रिसेंटली हुआ है। इनको भारत रत्न किस ईयर में मिला था? देन 2001 में इनको भारत रत्न मिला था फॉर हर सिंगिंग। एंड ये ए मेरे वतन के लोगों किसने सिंग किया है? ये भी क्वेश्चन बनता है, हु इज़ द सिंगर? देन लता मंगेशकर। हु वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर? सी रामचंद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी रामचंद्र। इस सॉन्ग को सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गया था ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त 1947। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। Which curve examines the relationship between the rate of unemployment and the money wage changes? Rate of unemployment के साथ जो money wage changes का relationship है following curves में से determine करता है Phillips curve। इसके important points हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला point है Phillips curve किसने दिया था? Then Phillips curve was given by A.W. Phillips। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं फिलिप्स कर्व किसने दिया था? देन A.W. फिलिप्स ने दिया था फिलिप्स कर्व। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इस कर्व के अकॉर्डिंग स्टेट किया जाता है दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक स्टेबल एंड इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दैट इज हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा होता है रिलेशनशिप इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का। दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय A.W. फिलिप्स इन हिज फिलिप्स कर्व। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मनी वेजेस होता है, विथ इंक्रीजिंग मनी वेजेस वी हैव लो इन्फ्लेशन एंड विथ डिक्रीजिंग वेजेस वी हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यही है फिलिप्स कर्व का बेसिक कंसेप्ट। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं एक बार इंडिफरेंस कर्व, सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। देन व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जो एक कंज्यूमर अगर कंज्यूम करें देन सेटिस्फाई इक्वली होगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 यूनिट्स ऑफ एनी गुड खरीदने का अमाउंट है, दैट इज़ मनी है। आप उस गुड से, आप उस अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल 1 एप्पल खरीद सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू बाई 2 मैंगोज। एंड अगर आप 2 एप्पल खरीद सकेंगे तो आप 1 मैंगो बाय कर सकेंगे। इस तरीके से आप 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड होगा जिसमें आप 3 यूनिट्स ही बाय कर सकेंगे एंड दोनों के कंजम्पशन से आपको इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये शो करता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो इंक्लूड करता है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अनदर पॉइंट आप लोग याद रखिए। इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉस ईच अदर और कट्स ईच अदर, ये दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व किसने डेवलप किया था? फ्रांसिस एजवर्ड। ये है इंडिफरेंस कर्व जिसने दिया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रांसिस एजवर्ड। ये 4 पॉइंट्स के अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका इंडिफरेंस कर्व को लेके, तो आप ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए। इसी के साथ साथ हम एक बार देख लेते हैं सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व जो है ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने इन दी 1890s। इसी के साथ साथ सप्लाई कर्व का एंड प्राइस का, जो प्राइस एंड सप्लाई है एक गुड का, उन दोनों का रिलेशनशिप शो करता है सप्लाई कर्व। एंड इनका दैट इज प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डिमांड कर्व क्या शो करता है? देन डिमांड ऑफ अ गुड एंड प्राइस,
इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अकॉर्डिंग टू सप्लाई कर्व, जितना हमारा ज़्यादा सप्लाई होगा किसी भी गुड का उतना लो उसका प्राइस होगा, एंड जितना लो सप्लाई होगा उतना हाई प्राइस होगा। दिस इज द सप्लाई कर्व। एंड व्हाट इज डिमांड कर्व, देन डिमांड कर्व शोज दैट जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना हाई प्राइस होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप, एंड जितना लो डिमांड होगा उतना लो प्राइस होगा। दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। किसने दिया था इन दोनों कर्व्स को, देन एल्फ्रेड मार्शल। Who among the following built the first European fort in India in the 1503? First European fort जो है वो पोर्टुगीज ट्रेवलर्स ने बिल्ड किया था, दैट इज पोर्टुगीज। करेक्ट आंसर इसका हो गया। फर्स्ट पोर्टुगीज कौन था जिन्होंने इंडिया में एंटर किया था, या तो फिर हु फाउंड ए सी रोड टू इंडिया, देन इट वाज वास्को ड गामा। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज सेलर हु रीच्ड इंडिया। किस ईयर में रीच किया था, देन 1498 में इन कैलिकट। एंड इसी के साथ साथ फर्स्ट पोर्टुगीज इन इंडिया, फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट इन इंडिया कौन सा था, देन फोर्ट इमानुएल। फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट जो था वही फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट भी था इंडिया में। कब बिल्ड किया था, देन 1503 में कोची केरला में बिल्ड किया था। इस फोर्ट इमानुएल को फोर्ट मैनुअल भी कहा जाता है। फर्स्ट पोर्टुगीज टू ट्रेवल इंडिया या रीच इंडिया, वास्को ड गामा। फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया कौन थे, देन फ्रांसिस्को द अल्मेदा वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया in 1505, and second governor of Portuguese कौन थे, then it was Alfonso de Albuquerque. He was also known as the real founder of Portuguese Empire in India. ये points आप लोग याद रखिए, important है। Which article of the Constitution of India provides early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years? 6 years तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने का आर्टिकल कौन सा है, देन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 45, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग रिगार्डिंग DPSPs देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछने के चांसेस है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट वाज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया गया था। पूछा जाता है BR अम्बेडकर ने DPSP को क्या कहा था, देन नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसको कहा जाता है, देन DPSP को किसने कहा था, देन BR अम्बेडकर, दैट इज आवर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल राइट्स प्लस DPSP इज इक्वल टू फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रखता है DPSP। इट एम्बॉडीज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा ऐसे क्वेश्चंस देने के बाद, स्टेटमेंट्स देने के बाद आपको ऑप्शंस दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स या DPSP, तो करेक्ट आंसर आपका होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्बॉडीज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, DPSP को आप नॉन जस्टिशिएबल है, किसी भी कोर्ट में ले जाके इसको अगर वायलेट भी किया गया, कोई भी कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि इसको एनफोर्स करे, एंड इट इज़ नॉन एनफोर्सिएबल। देन DPSPs को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल एक टाइप है, गांधीयन प्रिंसिपल एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इनके डिफरेंट आर्टिकल्स जो है DPSPs के इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। लेट्स सी वंस। द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से इंक्लूड करते हैं आर्टिकल्स, देन 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंडर आता है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। DPSP के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड केसेस जो पूछे जाते हैं, इट इंक्लूड्स दी चंपाक्रम दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस एंड मिनर्वा मिल्स केस। ये 4 केसेस किसके साथ एसोसिएटेड है, एंड फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSPs के जो केसेस थे उनसे एसोसिएटेड है। क्वेश्चंस बनता है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ DPSPs के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पास हुए थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। एक्ट्स के ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें इंक्लूड करता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन DPSPs के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 38। प्लानिंग कमीशन दैट इज आवर 5 ईयर्स का प्लानिंग जो करता था प्लानिंग कमीशन, वो किस आर्टिकल के अंदर आता था, आर्टिकल 38। मिनिमम वेजेस एक्ट किस साल में आया था, 1948 में अंडर आर्टिकल 39। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, देन 1961। क्रिमिनल प्रोसीडियर्स या तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडियर लॉ किस ईयर में पास हुआ था, 1973। एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था,
इफ़ ओनली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछे देन 1986। एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, ये आपका होमवर्क है, आप मेंशन कीजिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंडर हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 21A इंक्लूड किया गया था एंड DPSP के अंडर आर्टिकल 45। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 6 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर एंड 6 to 14 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर दिया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड DPSP के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड टू आर्टिकल 45। एंड इसी के साथ साथ 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 73rd के अंदर पंचायत राज आया था इंडिया में एंड 74th के अंदर म्यूनिसिपलिटीज़ आया था। पंचायत राज या तो फिर पंचायत राज के अंदर कितने प्रोविजंस है, देन 29। म्यूनिसिपलिटीज़ के अंदर कितने प्रोविजन है, देन 18 प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। एंड ये दोनों अमेंडमेंट के अंदर पंचायत राज दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड म्यूनिसिपलिटीज दोनों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है रिलेटेड टू DPSP। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है DPSP से रिलेटेड, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी DPSP से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सब मेंशन कर दिया है, आप लोग याद रखिए, यही पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 45 क्या प्रोवाइड करता है, देन प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, 6 से 14 ईयर्स तक कौन सा प्रोवाइड करता है, देन आर्टिकल 21A दैट इज फंडामेंटल राइट एंड 45 क्या है, 45 DPSP है। ये किस देन आर्टिकल 21 एंड 45 किस अमेंडमेंट के अंदर आया था, देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। होप आप लोग सारे वीडियोस को एंड सीरीज़ को कंप्लीट एंड तक देखेंगे। इन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोग उससे बोर ना हुई, बिकॉज ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिमम वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 18 ईयर्स, लेकिन 18 ईयर्स पहले नहीं था। आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में हुआ, तब से हमारा 18 ईयर्स हो गया है फ्रॉम 1988। उसके पहले कितना था, देन 21 ईयर्स था। 21 ईयर्स को अमेंड करके रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स। किस अमेंडमेंट में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड अमेंडमेंट कौन सा था, 61st। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18 ईयर्स। According to Global Multidimensional Poverty Index 2024, which country has largest number of people living under poverty? Largest number of people living under poverty जो है वो है कंट्री इंडिया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं इस दुनिया के। अकॉर्डिंग टू 2024 इंडेक्स, टोटल पॉपुलेशन का 18.3% एक्यूट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर फॉल होते हैं, दैट इज़ 1.1 बिलियन पीपल। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। इंडिया का MPI वैल्यू कितना है, देन इट इज़ 0.105। 2024 का जो रिपोर्ट था उसका थीम था पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। एंड इंडिया में लार्जेस्ट पॉवर्टी पीपल जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है, कितने पीपल, देन 234 मिलियन। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1.1 बिलियन, 18.3%, दिस इज इंपॉर्टेंट। MPI वैल्यू आप चाहे तो याद कर सकते हो, ऐसा एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आपका बन जाए। लेकिन हाँ, थीम इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था, 2010 में। कौन पब्लिश करता है, देन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP। इस रिपोर्ट को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हर साल पब्लिश करते हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिश इन 2010। The novel Train to Pakistan was written by Dash. The novel Train to Pakistan was written by खुशवंत सिंह. It is a very famous novel of खुशवंत सिंह. तो करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह। इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट नॉवेल्स देख लेते हैं या तो फिर बुक्स देख लेते हैं खुशवंत सिंह के। इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, The Mark of Vishnu and Other Stories, The Sunset Club, Delhi a Novel, Why I Supported the Emergency, The Company of Women। ये देखिए, Delhi a Novel, Why I Supported the Emergency and The Company of Women, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बाकी सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये तीनों ज़्यादा रिपीटेडली। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है ये सब। ट्रेन टू पाकिस्तान, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, तो आप लोग ध्यान दीजिए। In which of the following cities was the first match of
2023-24 विजय हजारा ट्रॉफी हेल्ड। विजय हजारा ट्रॉफी जो है ये इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? देन फाइनल मैच वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ हरियाणा, तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। इसी के साथ साथ हम 2024 का विजय हजारा ट्रॉफी जो है उसको एक बार देख लेते हैं डिटेल वे में, बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं। ये किस गेम के साथ या किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ। कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI। इस बार का जो एडिशन था 2024 का, कौन सा एडिशन था? 31st एडिशन था। ये गेम का फॉर्मेट कौन सा होता है? रॉबिन रॉबिन एंड देन नॉकआउट। मोस्ट सक्सेसफुल टीम, 5 टाइटल्स जीता है आज तक। किसने? विजय हजारा ट्रॉफी में। देन तमिलनाडु ने। एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज रिलेटेड टू क्रिकेट कौन से हैं? देन गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, वाइसडेन ट्रॉफी, जुलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, ईरानी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, विजय हजारा ट्रॉफी। तो ये सब आप याद रखिए। एंड बाकी क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? देन आपको करेक्ट आंसर देना होगा क्रिकेट। Which of the following singers had a Guinness World Record recording 28 songs in a day? सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके किसने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? देन ये सिंगर जो थे वो थे कुमार सानू, तो करेक्ट आंसर इज कुमार सानू। इन्होंने इन द ईयर 1993 में सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स को गा के एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था एंड उस वजह से इनका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। तो ईयर आप याद रखिए एंड सिंगर कुमार सानू। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में हर साल किस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? देन 14 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में मनाया जाता है। दैट इज़ रात के 12 बजे से पहले का 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है, 12 बजे के बाद का इंडिया में मनाया जाता है। इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का वो था 76। Swami Dayanand Saraswati founded a reform organization in 1875 that attempted to reform Hinduism. What is it called? 1875 में जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसका नेम था आर्य समाज। तो करेक्ट आंसर इज आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज का स्लोगन क्या था? देन कृण्वतो विश्वम आर्यम, ये था आर्य समाज का स्लोगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए, जिसका मीनिंग है मेक द वर्ल्ड नोबल। ये जो आपका स्लोगन है आर्य समाज का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा स्लोगन दिया था इस आर्य समाज को लेकर? देन गो बैक टू द वेदास वाज द स्लोगन और मोटो, यू कैन से। व्हाट वाज द मोटो? इट वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड देन स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ये आर्य समाज था, इसका मेन मोटिव क्या था? देन देयर इज ओनली वन गॉड एंड आइडल वर्शिप नहीं करने का था। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेलिटाइजेशन प्रोवाइड करने का या प्रमोट करने का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वन गॉड वर्शिप, या तो फिर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिड नॉट रिलेटेड और अबंडेंट आइडल वर्शिप, इस तरीके से क्वेश्चन देगा एंड आपको अलग अलग समाज के नेम दे देंगे, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है एंड बना भी है पहले, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस समाज को 10 अप्रैल 1875 में फाउंड किया था। एंड फर्स्ट टाइम के लिए स्वराज का कॉल किसने किया था? 1876 ने। देन लोकमान्य तिलक जी ने, रिफरिंग टू इंडिया एज इंडिया फॉर इंडियंस। देन आर्य समाज का जो बुक था, ये आर्य समाज एक बुक का नेम है। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दी आर्य समाज क्या है? दी आर्य समाज एक बुक है। किसने लिखा था ये बुक? देन लाला लाजपत राय। स्वराज का कॉल सबसे पहले किसने दिया था? 1875 के बाद तुरंत 1876 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, रिफरिंग इंडिया टू एज इंडिया फॉर इंडियंस। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। दी आर्य समाज किसका बुक है? लाला लाजपत राय। Which of the following Indian musicians was called मलिका-ए-ग़ज़ल? मलिका-ए-ग़ज़ल फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिसको जाना जाता है वो है बेगम अख्तर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेगम अख्तर। The 4 Nattuvanar named Ponniya, Vadivelu, Shivanandan and Chinnaiya, who are renowned as Tanjore Bandhu. The quarters shaped up the modern day dash. The quarters, that is Tanjore Bandhu, ये 4 जो brothers है, पोनिया, वडिवेलु, शिवानंदम एंड चिन्नैया, ये 4 के कंट्रीब्यूशन से भारतनाट्यम डांस, मॉडर्न डे भारतनाट्यम डांस जो है उसका फॉर्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया भारतनाट्यम।
इसी के साथ साथ भारतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। भारतनाट्यम किस बुक में मेंशन्ड है? नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। एंड तमिल एपिक शिलापट्टिकरम, इसमें भी मेंशन्ड है भारतनाट्यम। कौन सी तमिल बुक में मेंशन्ड है? शिलापट्टिकरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतनाट्यम का जो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का पिछला नेम, पहले क्या नेम था? देन सदीरट्टम वाज द नेम ऑफ भारतनाट्यम एंड इसको भारतनाट्यम कब रीनेम किया गया था? 1932 में। भारतनाट्यम में जो मेन स्टाइल है वो है फिक्स्ड अपर टोर्सो, बेंट लेग्स एंड फ्लेक्स्ड नीज एंड इस स्टाइल को कहा जाता है आरामंडी। तो आप लोग इन सब पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम जब सिंगल आर्टिस्ट एक डांस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? देन एकहर्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे जाते हैं। Which of the following statements is best related to Pacific Ring of Fire? Pacific Ring of Fire किसे कहा जाता है? Then Pacific Ring of Fire is a place or is in between the Pacific Ocean, which place is famous for volcanoes and earthquakes। तो करेक्ट आंसर इज नोन फॉर volcanoes and earthquakes। volcanoes and earthquakes पैसिफिक ओशन के बीच में एक एरिया है जो हॉर्स शू लेक के शेप का है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड का 90% volcanoes and earthquakes वहीं पे होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नोन फॉर volcanoes and earthquakes। ये देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये एक हॉर्स शू शेप्ड रीजन है जहाँ पे अराउंड वर्ल्ड का 90% volcanoes है। देखिए 90% वर्ल्ड अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो लेंथ है वो है 40,000 किलोमीटर एंड विथ है 500 किलोमीटर। इसमें अराउंड 750 to 915 एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोस है, विच इज़ अबाउट 2/3। अगर दुनिया में 3 वॉल्केनोस है उसमें से 2 रिंग ऑफ फायर में ही कंस्टिट्यूट करते हैं, इतने ज़्यादा है, दैट इज 66.66%। Why are intermediate goods not included in the calculation of national income? नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका काउंटिंग ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी हम फिनिश्ड गुड्स का एक लेते ही है उनका कैलकुलेशन। लेकिन फिर से अगर इंटरमीडिएट गुड्स को एक्स्ट्रा से ले लेंगे तो फिनिश गुड्स में तो इंटरमीडिएट गुड्स आ ही गए, तो उसमें डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग होगा और नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाया जाएगा, जबकि उतना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है फॉर डबल काउंटिंग। एंड इसी के साथ साथ नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है? जो एक कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है आफ्टर डिडक्टिंग, जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, वो हो जाता है नेशनल इनकम। इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज नेशनल इनकम? देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से ऑप्शन में आता है, आप लोग याद रखिए। एंड इसको डेप्रिसिएशन के पहले लिया जाता है या डेप्रिसिएशन के बाद? देन डेप्रिसिएशन के बाद लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। आफ्टर टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल्स। आपका हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। हमारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है 4 फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है। इसी के बाद नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज देखिए रेंट, दैट इज वेजेस या तो फिर सैलरी, देन ये लैंड का रेंट हो गया, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनको जो यूज़ करके इनकम आता है उन सबको ऐड करने के बाद इनकम मेथड से हमारा नेशनल इनकम आता है, बेसिकली सबके इनकम को ऐड करके। देन प्रोडक्शन मेथड में हम लोग वैल्यू एडेड फॉर्म को, हर एक फॉर्म का वैल्यू एडेड को प्लस करते हैं। वैल्यू एडेड कैसा निकाला जाता है? देन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या है नेशनल इनकम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर मेथड y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर y इज इक्वल टू GDP, C इज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो है C, G जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन एंड X इज एक्सपोर्ट, M इज इम्पोर्ट। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद बाकी सब प्लस करके जो आता है वो होता है इनकम, नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए।
व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट? बैंक का जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? देन हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं बैंक में, दैट इज़ डिपॉजिट्स, देन विड्रॉवल्स, एडवांसेस, लोन्स एट्सेट्रा, उन सब ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड जो है हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया टू ट्रैक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन के बिजनेस या बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को समराइज करता है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफर फीस एट्सेट्रा। बैंक स्टेटमेंट को अकाउंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है या तो फिर ट्रांजेक्शन समरी स्टेटमेंट। The Konark Dance Festival KDF has been held at Konark since 1986 between dash every year। कोनार्क डांस फेस्टिवल जो है उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हर साल होता है। कब से हो रहा है? 1986 से, एंड ये हर साल 1 एंड 5 दिसंबर के बीच में होता है, 1 to 5 दिसंबर। तो आप ये पॉइंट याद रखिए। करेक्ट आंसर इज 1 to 5 दिसंबर। आइडेंटिफाई द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग में से साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है? देन द साउदर्न मोस्ट रेंज इज द शिवालिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया शिवालिक्स। हम एक बार हिमालयस के रेंजेस को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा काराकोरम रेंज, देन कम्स द लद्दाख रेंज एंड द ज़ंस्कार रेंज। ये लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस को ही शिवालिक्स कहा जाता है। उसके बाद आरावली जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। देन कम सेंट्रल इंडिया में विंध्यास एंड सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स हमारे ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। उसी के साथ साथ आप नीलगिरी देख सकते हैं, जो नीलगिरी है वो पाया जाता है हमारे तमिलनाडु रीजन में, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिवालिक रेंजेस। पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर, इसमें रॉन्ग हो गया, एक्ट्रेस लिख लीजिए आप। कृति सनोन इज़ अ ट्रेन डैश डांसर। कृति सनोन किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज़ ये कौन से क्लासिकल डांस में ट्रेंड है? देन करेक्ट आंसर इज कथक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कथक। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट कथक डांसर्स एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स भानुजी, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह, लच्चू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है कथक के, पूछे जाते हैं हर साल, आप लोग याद रखिए। Who started the chemical revolution in the 18th century by naming oxygen and helping organize chemical nomenclature? किसने ऑक्सीजन को नेम किया था? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर, इन्होंने ऑक्सीजन को भी नेम किया था एंड केमिकल नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। किस सेंचुरी, कब? देन 18th सेंचुरी में। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। एंड ऑक्सीजन को नेमिंग इन्होंने किया था। ऑक्सीजन किसने नेमिंग किया था 18th सेंचुरी में? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। बट डिस्कवर किसने किया था अगर ये पूछा जाए? देन ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले इन 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम्स, याद रखिए। Which of the following fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? 86th Constitutional Amendment Act 2002 से जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था वो था टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, अपने पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन जो एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये फंडामेंटल ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है हमारा आर्टिकल 21A के अंडर। एंड टिल 6 ईयर्स हमारे चाइल्डहुड केयर कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोवाइड किया जाना चाहिए? दैन आर्टिकल 45 DPSP। हमारे फंडामेंटल राइट DPSP एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी, इन सभी में चिल्ड्रन के एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्फोसाइसिस है। एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो 2002 में हुआ था। इसी के अंडर अमेंडमेंट करके ये फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज राइट इंक्लूड किया गया था। हम देख सकते हैं ये है हमारे पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट में आता है? पार्ट 4A में। आर्टिकल कौन से में? देन आर्टिकल 51A में आते हैं। ये हैं हमारे सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप लोग एक बार देख लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? आपको दे देगा लाइक फर्स्ट दे देगा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर फर्स्ट दे देगा प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कौन सा फर्स्ट है आपको मार्क करना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम। सबसे पहले नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम को रिस्पेक्ट करने से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं। तो आप लोग क्रोनोलॉजिकली एंड सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक बार याद कर लीजिए, पूछा जाता है।